नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में दोस्त हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सेट का हम प्रैक्टिस करेंगे आज। आज प्रीवियस ईयर का एग्जाम में आया हुआ 9वां सेट करने जा रहे हैं। बिहार स्टेट के लिए यदि आप 9th या 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको एग्जाम निकालना रहता है। साइंस विषय का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो स्टेट बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके लिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान 100 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसी का आज हम प्रैक्टिस सेट 9वां लेकर आए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, सारे जवाब कोशिश करिएगा कि पहले आप दें। अगर आप दे पाएँ तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा। जवाब देना प्रारंभ कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं थोड़ा-सा और छोटा हल्का साइज़ कर दूँ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, आप जवाब दें ज़रा। लिखा हुआ है, किसी वस्तु, वस्तु का मतलब यहाँ पदार्थ से है, किसी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए दिल से लीजिएगा सब क्वेश्चन को। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा मतलब? ध्यान रखिएगा, अवस्था को देखिए। तरल अवस्था से ठोस में जा रहा है, क्या हो रहा होगा? हिमांक बिंदु कहलाता है, क्योंकि हिम में बदल रहा है। हिमांक का मतलब होता है तरल ठोस में बदलता है बहुत ज्यादा ठंड करने पर, हिमांक बिंदु कहते हैं। डैश एक सतही परिघटना है, तो वाष्पन, वाष्पीकरण हमेशा सतह पर होता है, अंदर में नहीं। ऊपर वाला सतह हमेशा वाष्पीकृत होता है। और इसके लिए एक और एक्स्ट्रा याद रखिएगा कि हर टेम्परेचर पर वाष्पीकरण होता है, चाहे कितना भी ठंडा हो कितना भी गर्म हो, क्योंकि हवा उसको अपने साथ ले जाता है, ऊपरी परत को। इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? ध्यान रखिएगा, जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है। ये जब आप पूछ रहा है आपसे, तो ये वैद्युत प्लग या स्विच इस पर आधारित नहीं। देखिए, इलेक्ट्रिकल केतली, ये भी वैद्युतीय उपकरण के जूल के तापन नियम पर है। इलेक्ट्रिकल आयरन और वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज भी इसी चीज का उदाहरण है, लेकिन स्विच नहीं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जानते हैं स्विच क्या होता है, कट या वो करने के लिए होता है। उसमें ऐसा नहीं है कि हीट होके वो टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जूल का नियम वहाँ लगता ही नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ लाइन सप्लाई के लिए होता है। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण है? श्वसन से होने वाला रोग हमेशा ध्यान रखिएगा ध्वनि प्रदूषण से होता है। यस और नॉट? इसका जवाब दे जरा। बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। कह रहा है ये जो क्वेश्चन है कि निद्रालुता रोग, स्लीपिंग सिकनेस, इनमें से किसके कारण होता है? सीसी मक्खी के कारण ये होता है आपका निद्रा से रिलेटेड रोग। अगला कह रहा है दाद। ठीक है, दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो कवक से होने वाला बीमारी है दाद। इसका जवाब दे। पृथ्वी और पर्यावरण के बीच तत्वों को परिचालित करने वाले प्राकृतिक चक्र को क्या कहा जाता है? तत्वों को परिचालित करने वाले प्राकृतिक चक्रों के क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी और पर्यावरण के बीच तत्वों को परिचालित करने वाले प्राकृतिक चक्रों को क्या था? नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का होगा। तो ये तीन को ठीक है, क्लोज एकदम दिया है। क्या होगा? उसको बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि जैविक चीज होता है, भू रासायनिक क्रिया के द्वारा वो होते रहता है। जैविक चक्र नहीं होगा, रासायनिक चक्र नहीं होगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। सी नंबर। ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है? क्या ज्यादा मात्रा में उपस्थित होने से डायबिटीज हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज यदि हमारे रक्त में ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो जाए तो हमको डायबिटीज हो जाता है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 10 का आप जवाब देंगे पहला, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में, मतलब यह जमीन है, इसके ऊपर जितना उठाइएगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा में, यही तो कार्य कहला जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है?
अगर जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर सारे वाट में है क्योंकि पावर निकालना है। फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको टोटल दूरी निकालना होगा, तय की गई दूरी। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, इसको हम 100 से भाग देंगे। बात समझ में आया? और टोटल कितना सीढ़ी है, 50 सीढ़ी है। तो हमको 1 0 से 1 0 कट गया, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 1.5 मीटर उसने, 1 सेकेंड रुक जाइएगा, 50 सीढ़ी है ना, 15 × 5 = 75, 7.5 मीटर, वही तो मैं सोचूं, 7.5 मीटर उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। तो आपको निकल गया। अब शक्ति बराबर हम जानते हैं फार्मूला, P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अब आइए निकालते हैं इसको। हमको पता है कार क्या है mgh होगा, यहाँ पे कार ऊंचाई पे चढ़ रहा है और नीचे T हो जाएगा। तो क्या इसमें फार्मूला डालिएगा, मैं मिटा के मैं डाल रहा हूँ, चाहे यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, 40 × 10 हो जाएगा, 40 किलोग्राम का है ना, तो m का मान 40 हो गया, g का मान 10 हो गया, और h का मान अभी हमने निकाला है 7.5। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, फार्मूला याद रखिए mgh। तो m का मान 40, g का मान 10 दिया हुआ है ब्रैकेट में, और mgh, h का कितना ऊंचाई हमने निकाला 7.5। अब बचा में टाइम कितना लगा है, 10 सेकेंड। तो नीचे डाल दीजिए 10 और गुने यहाँ करना होगा 100। अब आप कहेंगे ये 100 कहाँ से आ गया, तो ये आपको सोचना है कि कहाँ से आया है। ठीक है, एक सेकेंड, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा वो हो गया, फिर से लिखता हूँ। हमने अभी निकाला है, टोटल डिस्टेंस निकाला है 7.5 मीटर में, और 10 जी का मान हो गया, 40 हो गया, बटा के नीचे कितना हो गया, टी कितना हो गया 10 सेकेंड। सॉरी, इतना ही को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करके करेंगे तो 75 दूनी 150, 1 0 से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा 0 से, 75 चौका 300 वाट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है बात? बहुत आसानी से निकाल सकते थे। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील है वस्तु, उसका गतिज ऊर्जा क्या चीज़ पर निर्भर करती है? तो 12 का डी दीजिएगा आंसर, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करते हैं, कितना द्रव्यमान का और कितना वेग से वो मूव कर रहा है। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, किसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगा? गैस में होता है। ठीक है, 13 का जवाब क्या देंगे आप, गैस में होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऊपरी प्रनोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं, ऊपरी प्रनोद और भार। तो आंसर आप कहेंगे कि 14 का सर आंसर लगा दीजिए आप, विपरीत दिशा में। ऊपरी प्रनोद और भार डैश दिशा में होते हैं, तो विपरीत दिशा में। आप कहेंगे क्या है, तो इसको समझिए, जैसे रॉकेट ऊपर का में रहता है, प्रनोद नीचे का में प्रेशर लगा रहा होता है। बात समझ में आया? नीचे की ओर विपरीत दिशा होता है। किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न उधरगामी दबाव को क्या कहते हैं? तरल पर आपने रख दिया तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? बहुत अच्छा है, वायंट फोर्स, बायोयांसी फोर्स जिसको बोलते हैं, वही बायोयांट फोर्स है। तरल पर रखने पर एक विशेष फोर्स लगता है। सब इंग्लिश में दिया था ताकि कंफ्यूज आप करो। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उसमें दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या हो जाएगा? सोचिए, आपने क्या बढ़ाया, तो आप कहेंगे सर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने क्षेत्रफल बढ़ा दिया। क्षेत्र जैसी बढ़ाइएगा तो बल का प्रेशर हमेशा घट जाता है। इसलिए हील वाली जो लड़कियां सैंडल पहनती है वो पैर पर रख देती है तो जूता के तुलना में बहुत ज़्यादा कस के मतलब चुभती है। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, पानी से घनत्व कम होगा, पानी से कम होता है, तभी तो वो तैरने लग जाता है, वरना वो नहीं तैरता। जवाब देते चले जाए। एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं, क्योंकि मतलब आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में एक ऐसे ऐसे करके जितना भी बना हुआ है और ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो ये ऐसे वाली की बात कर रहा है, समूह ऐसे खारा वाला को बोलते हैं। एक समूह कह रहा है कि एक रासायनिक गुण होता है, ऐसा क्यों? तो वे सभी धात्विक तत्व होते हैं, उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक समाकीर्ति होती है, समूह के नीचे की ओर ले जाने पर अनुबीय संख्या बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या दीजिएगा? बी नंबर। ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा दोस्त? बी नंबर। इसमें समान इलेक्ट्रॉनिक समाकीर्ति होती है। अच्छा क्वेश्चन आया कि न्यूलेट्स के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? न्यूलेट्स का अंतिम तत्व कहाँ तक उन्होंने लिया था? तो कहिएगा थोरियम तक लिया था। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। न्यूलेट्स के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो थोरियम था। 19 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया है, 9 मिनट लगा है, क्योंकि थोड़ा अच्छे समझ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरीनर त्रिक का
तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल है। तो 3 पूछ रहा है, लिथियम सोडियम आपको दे दिया, एक और क्या होगा? तो 20 का जवाब दीजिएगा पोटेशियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जवाब कह रहा है गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो आंसर कहिएगा, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का भाग होता है। मैं ऐसे एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। पूछ रहा है कि ये जो केंद्र है, ये बीच में, ये केंद्र कहाँ से बना? तो सीधा कहा जाता है, ये दर्पण यहाँ से ऐसे कटा हुआ है, ऊपर से नीचे मैं काट दे रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं ऊपर से नीचे से काट, अरे यार एक सेकंड भाई, माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा 1 सेकंड मुझे लग जाएगा। चलिए, ये दर्पण है, हम जानते हैं कि इसका ये केंद्र है बीच में। तो पूछ रहा है ये केंद्र कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं दर्पण ऐसा तो नहीं होता है, दर्पण आधे को हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए जो गोला भाग है, तो इसका गोलाई को पूरा हम कर देंगे, तो ये जो सेंटर बनेगा ना, वही आपका कहलाता है वक्रता केंद्र। ठीक है, वही बात यहाँ पे समझाना चाह रहा था। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। सोचिए, आभासी चाहिए और सीधा चाहिए, तो कैसा आवर्धन होना चाहिए दर्पण का? धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत या शून्य? तो 22 का कहेंगे सर आराम से अनंत होगा। उसका क्या होगा? छवि का दर्पण का आवर्धन होगा अनंत। एक और क्वेश्चन दिख रहा है, यहीं पे कर लेते हैं। वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है, ऐसा मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसा, ये कौन सा है? तो देखिए, ऐसे जो रहता है ना, ऐसे वाला, ये उत्तल कहलाता है, क्योंकि उत्तल उत्थल ट्रिक है, उत्तल उत्तल, उत्तल उत्तल उत्थल, उठा हुआ बीच में रहेगा, इसमें धंसा हुआ, यानी अवतल लेंस है ये। जिसका ट्रिक क्या मारिएगा? 23 का क्या मारिएगा आंसर? जिसे पहला मार दीजिए, अवतल हो जाएगा, उत्तल नहीं है, कि उत्तल रहता तो उठा हुआ रहता। ये सब छोटा बात है, लेकिन याद रखना है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? सोचने की बात है। दूरदृष्टि से पीड़ित है व्यक्ति, अब समझिए बात को, थोड़ा टेक्निकली है। दूरदृष्टि से दोष यानी उसको नज़दीक का वस्तु नहीं दिख रहा है। नज़दीक का वस्तु नहीं दिखने का मतलब है कि उसका रेटिना के पीछे जाके बन रहा होगा प्रतिबिंब। बात समझ में आया? रेटिना पर नहीं बन रहा होगा। लेकिन जब निकट दृष्टि दोष होता है तो दूर का नहीं दिखता, यानी रेटिना से पहले बन जाता है। बात समझ में आया? इसको समझिएगा, रेटिना के आगे होता है उसमें आंसर, निकट दृष्टि दोष में। चूँकि दूर दृष्टि दोष कहा है तो नज़दीक का वस्तु नहीं देख रहा है, यानी पीछे जाके प्रतिबिंब बन जाना, रेटिना के पीछे बन जा रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका जवाब दीजिए। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु, अब मैं फिर एक बार बनाऊंगा उस फोटो को, थोड़ा देर पहले जो किया था। अब ये पूछ रहा है आपसे, ये जो यहाँ बना ना, ये जो कटान बिंदु हुआ, इसको क्या नाम दिया जाएगा? उसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहता है? पोल। 25 का क्या जवाब दीजिएगा? उसको सर पोल कहा जाता है। आगे कहते हैं गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। पहला नियम तो जड़त्व से संबंधित है, हर कोई जानता है, लेकिन दूसरा क्या है? संवेग से संबंधित है। ध्यान रखना है, गति का जो दूसरा नियम है वो संवेग से संबंधित है। इसका आंसर दीजिए, आपके सामने दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? कौन सा अकेले नहीं होता, बताइए जरा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। बल हमेशा किसी न किसी के साथ होता है। F बराबर m होता है ना, बल का फॉर्मूला जानते हैं? F बराबर m। संवेग का फॉर्मूला बताइए। अभी आपने देखा कि गति के दूसरा नियम से संवेग का फॉर्मूला, मतलब संवेग का डिफिनीशन पता चलता है, संवेग के बारे में पता चलता है। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो 28 का क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा सर संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। क्या होता है संवेग बराबर? द्रव्यमान गुना वेग। पहला ही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? एम भी, पी बराबर एम भी होता है। असल में रो बोलते हैं, पी जैसा लिखते हैं। रो संवेग को रो से सूचित करते हैं। एम भी मास गुना वेलोसिटी, न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है। ग्रह के गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया? ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ग्रह के गति का नियम किसने बताया था? गैलीलियो, न्यूटन, जोहान्स केपलर या रोजर बेकन? 29 का जवाब क्या देंगे? सर केपलर साहब, केपलर। और इसका ट्रिक क्या बताया था मैं? सुनिए, मैंने बताया था कि कैसे मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, गति कर रहा है, तो ये सी बनता है। देखिए, इसको 20 से अगर कट की जाती क्या बना? एक तरफ में आधा सी बनता है, इधर आधा सी इधर, मतलब 2 को सी मिलकर बना हुआ है आपका क्या? गति का नियम। तो केपलर, सी से केपलर याद रखना है। अब सी के से केपलर मत याद रखिएगा। लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? लट्टू घूम रहा है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल तो नहीं होगा, घर्षण बल नहीं होगा। अब बताइए, 2 बल आपके सामने दिख रहा है, केंद्राभिमुख बल होगा,
अब केंद्रीय बल होगा जब आप क्या करते हैं कि एक ऐसे सेंटर पर एक ईंटा को बांध के ऐसे ऐसे रस्सी से नचाते हैं, वो हो जाता है, वो हो जाता है अब केंद्रीय बल। लेकिन केंद्राभिमुख बल होता है इसका, मतलब लट्टू घूमने वाले को। एक और न्यूमेरिकल आपके सामने दर्शन दे रहा है, जवाब मांग रहा है आपसे, बताइए जरा। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड की वेग से त्वरित होती है, त्वरण ज्ञात करिए। आपसे त्वरण पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 31 के लिए कहिएगा त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय होता है। यहाँ पे ये जो दिया गया है ये 150 ये झूठे के दिया गया है, इसको काट दीजिए आप। ये आपको ठग रहा है कि आप परेशान हो जाइए 150 देख के। यहाँ त्वरण पूछ रहा है, त्वरण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि त्वरण ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर होता है, क्या बोलेंगे इसको, वेग परिवर्तन, ये v-u/t। तो v-u कितना है, तो आप कहिएगा सर 16 से 6 हुआ है, ऊपर आ जाएगा 10 घट के और नीचे 5 यानी 2। और चूंकि कम से ज़्यादा हुआ है तो प्लस में 2 मारिएगा, टिक सी मारिएगा, और नहीं तो माइनस में जाता, उल्टा अगर लेता 16 से कहता 6 तब। ये सब छोटा छोटा बात है, पता होना चाहिए। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो क्या हो रहा है, पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है, तो कहा जा सकता है कि शून्य वेग है, गतिशील है, उन्हें कुछ दूरी तय की है आराम की स्थिति में। तो डी और ए तो कभी संभव है ये नहीं है। अब इन दोनों में से बताइए कि क्या आंसर होगा। तो 32 का कहिएगा सर बी हो जाएगा। कहा जा सकता है कि गतिशील है, क्योंकि किसी के सापेक्ष में जब गति बदल जाए, उसका स्थिति बदल जाए, यानी गतिशील है तभी तो बदल रहा है। देखने वाला के पर्यवेक्षक क्या होता है, देखने वाला को बोलते हैं। यदि एक कार अपनी आरंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो ये कितने दूरी तय करेगी, आपसे पूछ रहा है 33 का। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, v बराबर u+at होता है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ और अच्छा से दिखेगा, और थोड़ा मैं छोटा भी कर रहा हूँ, मुझे लिखना भी है। हाँ, फार्मूला पर आते हैं, v बराबर u+at। अब ज़रा डालते हैं, दूरी कितना तय करेगी, तो हम जानते हैं 144 आपका दिया गया है, इधर लिख लेते हैं। u शुरू से स्टार्ट हुआ है तो शून्य लिख लेते हैं, u को 0 कर देते हैं प्लस ए को ये मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल, और टाइम आपका दिया है 20। यहाँ से एक्सेलरेशन सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करिएगा आप, एक और चीज़ है यहाँ पे, किलोमीटर में दिया हुआ है, होना चाहिए मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो 5/18 से यहाँ गुना भी करना था, ये 144 के साथ ना, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ जगह तो नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। 5/18 से इधर गुना करना था 144 के साथ, बराबर में लिखा था 0 + a × 20, और उसको सॉल्व करना था। जब उसको सॉल्व आप करते तो a का मान आ जाएगा 2, a का मान क्या आ जाएगा, a का मान आएगा आपका 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, s बराबर ut + ½ at², ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, u का मान 0 है तो ये पूरा कॉलम खत्म कहानी, इसको छोड़ दीजिए, प्लस रह जाएंगे, 1/2 हो जाएगा, और गुना a का मान कितना है तो आप 2 लिखेंगे, और t² यानी 20 का स्क्वायर, 2 से 2 गया 400, क्या आ जाएगा 400 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा। समझ में कुछ आया। अब कैसे कैसे आप जान गए सर, तो देखिए मैंने क्या देखा, आप निकालना था दूरी, और दूरी का फार्मूला मेरे माइंड में तुरंत आया। दूरी निकालने के लिए फार्मूला एक ही को है, u बराबर s बराबर ut + ½ at², ये मेरे माइंड में आया। लेकिन मैंने देखा कि अगर हमको सबसे पहले ए हमको पता होगा तभी तो डिस्टेंस निकलेगा, तो ए कैसे पता चलेगा, तो हम जानते हैं v बराबर u+at, और ये फार्मूला ही क्यों लगाया, क्योंकि मैंने देखा इसमें ऑलरेडी एक दिया हुआ 144 समान रूप से त्वरित हो गया है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 144, u का मान 0 हो जाएगा। शुरू से एक कार अपनी प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में इतना हुआ है, तो प्रारंभिक 0 हो जाएगा, यहाँ से a निकल जाएगा, t का मान 20 डाल के। लेकिन हमने v जखनी डाला था 144, मैंने उसको 5/18 से गुना किया था, क्योंकि हमको मीटर पर सेकेंड में जाना था, इसलिए 5/18 से गुना करेंगे तभी ये सॉल्व होकर हमारा क्या होगा कि निकल के आएगा सही सही। उसका नीचे वाला फॉर्मूला में लगा के निकाल लिया। फिर कह रहा है शब्द रडार किससे उत्पन्न होता है, रडार किससे उत्पन्न है, बताइए जरा। तो 34 का कहिएगा सर डी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या मारिएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका जवाब दीजिए। कह रहा है चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तु से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं को पता लगा लेता है। विद्युत चुंबकीय तरंग, रेडियो तरंगे, अपसर्व तरंगे हो जाएगा। एक सेकेंड, नहीं, ये हो जाएगा आपका, इसको अल्ट्रा
सोनिक बोलेंगे। देखिए अल्ट्रासोनिक आयोग होता है, अल्ट्रावायलेट, नहीं नहीं वो तो दूसरा हो गया, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अल्ट्रासोनिक जो होता है ना, मतलब कम प्रस्रव्य जिसको बोलते हैं हम लोग, बात समझ में आया? हिंदी में प्रस्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक इसी को बोलते हैं। ये यही रिटर्न होके आती है, ये बहुत ही स्लो होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे की होती है, क्योंकि हम लोग सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, उसके नीचे की ये होती है जो चमगादड़ यूज करता है, इसलिए हम लोग को उसका नई आवाज़ सुनाई देता है। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। 36 का, एक सेकेंड रुक जाइएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, सुपर ये सब क्या है, ये सब नहीं है, यांत्रिक तरंगे हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ उठ सकता है आपके मन में कि सर विद्युत चुंबकीय क्यों नहीं बोला? तो देखिए ध्वनि को मैंने इसलिए तरंग पूछा है, तो यांत्रिक तरंग वाला, क्योंकि ये ना किसी पदार्थ के कंपन से उत्पन्न होता है, इसीलिए यांत्रिक तरंग बोलेंगे। यांत्रिक क्रिया हो रही है ना कोई एक्टिविटी के द्वारा। डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। इसमें से कौन मनुष्य नहीं सुन सकता? थोड़ा देर पहले मैंने बोला 20 से लेकर 20,000 तक, तो ये ज़्यादा हो गया ना। 20 के सब बीच में है ना, 20 से लेकर 20,000 के बीच में ये सब है। आंसर हो जाएगा आपका ये वाला जो मैंने अभी कट किया, 22,000 ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं सुन सकता मनुष्य। इसका जवाब दीजिए। बे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं। दुर्लभ है, तनु है, हाइड्रोक्साइड है, जिसको अनॉक्सी अम्ल बोलते हैं, सबल अम्ल बोलते हैं। और इसका क्या जवाब दीजिएगा? तो कहेगा सर इसको बोलते हैं हाइड्रासिड्स या अनॉक्सी अम्ल बोला जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है? क्षार के लिए सही नहीं है, निगेटिव पर ध्यान देना। स्वाद में खट्टे, ये सही बात है, स्वाद में खट्टे क्षार नहीं होता है, संक्षारक होता है। स्वाद में कसैला होता है, स्पर्श करने में साबुन स्लिपरी होता है, एकदम चिकना लगेगा, लेकिन ये नहीं होता है। यही आंसर हो जाएगा आपका। स्वाद में खट्टा अम्ल होता है, क्षार नहीं, क्षार करवा होता है। NaCl एक लवण है जो बनता है तीव्र अम्ल तीव्र क्षार। सी नंबर हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? सी। दोनों तीव्र से मिलकर बना हुआ है। पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कोई एक चीज को आप मिला रहे हैं, अम्ल मिलाइए या क्षार मिलाइए, बोला कोई एक ही मिलाइए, तो उसमें छेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ऐसा क्यों बोलेंगे? क्योंकि वहाँ गर्मी पैदा होता है। जब एसिड मिलता है ना पानी के साथ, तो याद रखें वहाँ हीट पैदा होता है और रिएक्शन बहुत तगड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी एसिड में पानी नहीं डाला जाता है, पानी में एसिड डाला जाता है, क्योंकि डाइल्यूट होता चला जाता है। लेकिन जैसे ही एसिड में पानी डालेगा तो पूरा छींटा पड़ेगा, उड़ेगा, बहुत भयंकर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? आपको डबल बॉन्ड वाला पूछ रहा है। प्रोपेनोल, प्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन। अब समझिए, एथेन, मेथेन, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, सब समझिएगा। मेथेन, चाहे एथेन से बोलते हैं, एथेन, एथीन, एथाइन, बात समझिएगा। एथेन, एन आ रहा है इसमें, एथीन डबल बॉन्ड होता है, एथाइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इन वाला कौन है? पहला है प्रोपीन, यही आंसर है, इसमें डबल बॉन्ड है। इन वाला जितना होता है उससे डबल बॉन्ड होता है। तो 42 का, सॉरी मैं बोल सही रहा था बट ठीक गलत लगा रहा था। प्रोपीन, इन वाला, जितने भी इन वाले होते हैं ना, एन वाला जितना है, एन वाला वो सब पहला एक बॉन्ड वाला होता है। इन वाला जितना होता है वो सारे डबल बॉन्ड होते हैं, और आइन वाला जितना हो जाएगा वो ट्रिपल बॉन्ड में चला जाएगा। तो सी आंसर हो जाएंगे। अगला आ जाइए, पूछा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु के बीच तिहरा बंधन होता है? नहीं। दोहरा बंधन होता है? नहीं, एकल बंधन होता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है, याद रखना हमेशा एकल बंधन, तभी वो हो जाएगा क्या? संतृप्त, यानी तो असंतृप्त हो जाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। जब डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। गजब का क्वेश्चन है, गजब का। आंसर क्या हो जाएगा? एथेनॉल। जब एथेनॉल की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रिया, बोलने में थोड़ा सा हंसी आता है, प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, एथेनॉल। वैसे दारू वारू नहीं पीनी चाहिए,
ये सब गलत बात, मैं नहीं कुछ भी पीता, कोई नशा फशा नहीं करता, मुझे बहुत खुशी मिलती है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लिसरॉल का सूत्र पूछ रहा है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बार फिर से दे दिया है, तो ध्यान रखिए C3H8O3 होता है, C3H8O3। धातु के ऑक्साइड जैसी अशुद्धता युक्त धातुओं के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है? अच्छा ध्यान रखिए, धातु के ऑक्साइड जैसी अशुद्धियों को धातुओं को शुद्ध करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? 46 का आप जवाब दीजिएगा सर, इसको पोलिंग बोलते हैं, पोलिंग। पोलिंग विधि का प्रयोग धातु में उपस्थित मतलब अपचयित होने वाले ऑक्साइडों के निष्कासन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि बात करिएगा तो बिल्स्टर कॉपर, जिसको फफोलेदार कॉपर में उपस्थित Cu2O का शोधन इसी विधि द्वारा किया जाता है। इसका जवाब दीजिए। रिक्त स्थान से सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। यदि एक पौधे का समजीनी जीनोटाइप TTR है तो समलक्षणी फेनोटाइप डैश होगा। आपसे पूछ रहा है, स्मॉल होगा मतलब बौना है, झुरीदार होगा, क्या होगा ये तो बता ही सकते हैं। 47 का क्या 47 का C मारिए सर, बौना और गोल हो जाएगा ये। R राउंड के लिए, T4 टॉल के लिए, छोटका T है तो बौना हो जाएगा, और राउंड गोला के लिए, छोटा वाला R झुर्रीदार के लिए। कैपिटल पहला वाला R बना था ना, इसीलिए गोल हावी हो रखा होगा, समझिए इस बात को। देखिए पहला में इसमें देखिए T है, स्मॉल इसीलिए हो जाएगा, पहला में यहाँ कैपिटल R है और ये राउंड को सूचित करेगा। इसका जवाब दीजिए। मटर के पौधे में पाए जाने वाले गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मटर के पौधे में पाए जाने वाला कौन गुण नहीं है? हरे फली, गोल बीज, गोल फली, झुर्रीदार बीज। 48 का जवाब दीजिए जरा। आपके सर बहुत आसान है कि 48 का सर टिक मार दीजिए पहला में ही, झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में पाए जाने वाले गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? झुर्रीदार बीज। एक मिनट, झुर्रीदार बीज तो होता ही है। बीज का रंग, फूल का रंग, फली का आकार, गोल फली नहीं होगा, ये नहीं होगा C, ये गलत है, C होगा, C नहीं होगा। गोल फली नहीं होता है, हरी फली सही है, गोल बीज है और झुर्रीदार बीज है, ये C नहीं होगा। इसका आंसर A नहीं होगा, C होगा। इसका जवाब दीजिए। कह रहा है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रजनन है। संख्या बनेगा किससे? प्रजनन होगा तभी तो संख्या बरकरार रहेगा। अगला है, आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, ऑक्सीजन परमाणु अधिक थे, नाइट्रोजन परमाणु अधिक थे। जवाब दीजिए था 50 का क्वेश्चन। ये हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसीलिए। देखिए आद्य पर वायुमंडल कम होने का मतलब है रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। बात समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीकरण रुक जाता है और इसीलिए वायुमंडल छोटा होने लगता है। कहाँ से क्वेश्चन निकालता है। 1250 वाट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 9 घंटा 9 आवर प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा पूछ रहा है, दिन भर का आपसे पूछ रहा है। ये सब ना एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ है, तो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप के। तो इसको कैसे निकालिएगा? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जरा। सबसे पहले हम देखते हैं 3 आवर चल रहा है एक दिन में, तो 1250 गुना 3 गुना 1, टोटल आएगा निकल के 3700 कितना हो जाएगा? 50। इतना वाट आ गया एक दिन का, ठीक है। बस इसको 1000 से आप भाग दे दीजिए। 1 0 से 1 0 गया, 2 0 कटा, यहाँ पॉइंट आ गया, 3.75 आंसर हो जाएगा। 3.75 डी में मार दीजिए टिक सर। 1000 से भाग दिया क्योंकि यूनिट में तब्दील करने के लिए। वाट को 1000 से भाग दीजिए,
यूनिट में आ जाएगा कितना यूनिट आपने यूज किया है। 52 का उसी तरह कह रहा है कि 300 वाट के एक इलेक्ट्रिक पंखे का प्रतिदिन 8 घंटे तक उपयोग किया जाता है, एक दिन में उस पंखे द्वारा कितना ऊर्जा यूज किया गया। कहेगा सर ये तो हम ही निकाल लेंगे, 300 गुने 8 करिए और गुने 1 करिए, बटा में 1000 कर दीजिए सर, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 8 3 24, 2.4 हो जाएगा सर आंसर, 2.4 यूनिट। बी में मारिए सर टिक, बी में 2.4 यूनिट, बी में टिक मार दीजिए। चलिए आधा घंटा लग गया तकरीबन, 50 क्वेश्चन पार कर चुके हैं। इसका जवाब दीजिए। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? तो कहिएगा सर V/I एक नियतांक है, V/I एक नियतांक है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध। इसको जवाब दीजिए। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ सीरीज सर्किट में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा क्या होगा? समान रहती है। सीरीज में जोड़ा हुआ है, एक सेकेंड, क्या चीज़ में जोड़ा हुआ है? सीरीज में जोड़ा हुआ है, घट जाएगी। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? धारा जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे घटता चला जाएगा, घट जाती है। इसका जवाब दीजिए। अच्छा आप सीरीज समझे कैसे? वो पिछला क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? सीरीज में जोड़ना है, पैरेलल सीरीज को समझिए पहले। जैसे सपोज कीजिए ये बैटरी है, कितना बढ़िया बनाया। चलिए बैटरी बन गया, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल है, ठीक है। देखिए इस सभी बॉल का एक तार इसमें जोड़ दिए ऐसे, और ये जो बचा तार वो इसमें जोड़ दिए, ये पैरेलल है। बात समझ में आई? सभी पैरेलल जुड़ गया, इसमें सब में समान मिलेगा, इसमें समान रहेगा विद्युत धारा। लेकिन अब क्या है ना, मैं अब करने जा रहा हूँ इसको चेंजिंग। अब मैं इसको कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ समझिएगा। एक तार यहाँ से लाया, इसमें जोड़ दिया, इसका एक खुंडी इसमें जोड़ दिया, इसका इसमें जोड़ दिया, ये लास्ट वाला को ना इसमें जोड़ दिया, ये सभी सीरीज हो गया। तो विद्युत धारा इसमें घट जाता है क्योंकि सबसे होकर प्रवाहित होता है। बात समझ में आया? उसमें समान रहता है, सीरीज में घटता है। यांत्रिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? डायनमो। डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अब विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अब फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो सेल जो धूपा में रख दिया जाता है तो यूज होता है। ट्रांसफार्मर डैश को रूपांतरित करता है। ये मतलब क्वेश्चन दिल को जीतने वाला क्वेश्चन है। ये धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित कर देता है, मतलब चेंज करता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक यानी कलेक्टर आमतौर पर डैश दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। तो 57 का कहिएगा सर दक्षिण की ओर झुका हुआ रहता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है। दृष्टिकृत तरंग की औसत वोल्टता क्या है? 12th लेवल का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो देखिए जरा कैसे निकालिएगा। सबसे पहले हमको इसके लिए फॉर्मूला जानना पड़ेगा, मैं क्लीन करके उसके बाद लिखता हूँ। देखिए औसत मान के लिए हम क्या करेंगे, ई मैक्सिमम बटा पाई लिखा जाता है, यानी 20/22/7। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपका निकल के आएगा 6.36 वोल्ट, यानी पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखना है जब भी ऐसा हो कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक पर शिखर वोल्टता 20 वोल्ट है। शिखर वोल्टता मतलब मैक्सिमम। दृष्टिकृत तरंग की औसत वोल्टता क्या, औसत निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, उसको पाई से भाग देना है। इसको बनाइए। डोमेस्टिक अल्टरनेट करंट आपूर्ति में RMS मान कितना होता है? तो ये भी 12th क्लास का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, I मैक्सिमम बटा √2 होता है। बात समझ में आया? I मैक्सिमम बटा √2, और जब उसको निकालेंगे आप सॉल्व करेंगे तो 1/√2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएगा 0.707, इसके करीब आएगा डी। ये ध्यान रखिएगा। एन फेरों वाली कोई कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितनी गुनी हो जाती है? देखिए कितना बढ़िया है। एन फेर वाली कुंडली उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
एकल फेरे मतलब सिंगल फेरे वाला उत्पन्न चुके कितना गुना हो जाएगा? तो 60 का आप कहिएगा सर जितना फेरा रहेगा उतना गुना हो जाएगा, n गुना। इसका जवाब दीजिए। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का, तो ये तो हर कोई जानता है, लैक्टोबैसिलस का जरूरत पड़ता है। राइजाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राइजाइड के बारे में बताइए। तो आप कहिएगा सर सी सही है। पौधे की सहायता से यह अध स्तर से जुड़ी रहती है। आ गया इसका ये भी क्वेश्चन। टेरिडोफाइट, आज की ही क्लास में मैं एक बैच में बोल रहा था, टेरिडोफाइट डैश होते हैं, ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइट जो होते हैं वो बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं, बीज रहित, बीज नहीं होता है टेरिडोफाइट में। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनास्पर्मा है? ब्यूटिया मोनास्पर्मा किसको कहेंगे? तो आप कहिएगा सर ये हम बता सकते हैं, ये है आपका पलास के पेड़ का नाम। किसका है? पलास का। कुछ आपको यहाँ नाम जानना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा, अगर लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। नीम को पौधा को कहा जाता है एजाडिरिक्टा इंडिका। फिर से बोल रहा हूँ, नीम के पौधा का एजाडिरिक्टा इंडिका। पलास का जो अभी ये क्वेश्चन है इसमें तो आपको दिया हुआ है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उसका पीपल का भी पूछता है कभी कभी, फाइकस रेलिजियोसा। कपास का भी कभी कभी पूछता है, गॉसिपियम ऑर्बेरियम। तुलसी का ऑसिमम बेसिलिकम। बरगद का फाइकस मेघालेसिस। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो नॉर्मली पूजा पाठ का पौधा है या जिसका हम यूज करते हैं ज़्यादातर डेली लाइफ में, इसका पता होना चाहिए। आगे आइए, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। ये देखिए कितना बढ़िया कवक का पूछ दिया। लिग्निन का या सेल्यूलोज का बनाता है या काइटिन का? हेमी सेल्यूलोज का। 65 का जवाब दीजिए। काइटिन का बना होता है कवक, काइटिन। कवक क से काइटिन, क से कवक, याद रखिएगा। हवा एक डैश है, मिश्रण है, ये तो सही है। केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण है और शुद्ध मिश्रण है। 66 का जवाब दीजिएगा। तत्व और यौगिक सबका मिश्रण है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है और ऑक्सीजन भी है, सिंगल भी चीज़ है, यौगिक भी है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में, अच्छा NH, अमोनिया क्या होता है देखिए, एक होता है NH3, एक होता है NH4। ये अमोनियम है, ये अमोनिया है। याद कैसे रहेगा? देखिए इसमें 4 है ना, तो अमोनियम ज़्यादा स्पेलिंग आया, अमोनिया छोटा आया तो 3 वाला। ये अमोनिया है, ये अमोनियम है, तो अमोनिया का पूछा है। NH3 में आपसे पूछ रहा है रेशियो, तो बताइए ज़रा, सोचिए। 14:3 है, कैसे जाने? तो N का 14 होता है और 2 रेशियो लगाइए, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 को हाइड्रोजन है, 3 हो जाएगा, 14:3। छोटा क्वेश्चन है लेकिन फंसा लेता है, नहीं बच्चा को पता रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? परमाणु के बारे में सही नहीं है से बताइए। मैं गलत काट रहा हूँ, सही वाला आप पढ़िए जरा। पहला काट देता हूँ। कह रहा है 10⁻⁻10 मीटर क्रम के प्रसारण में होते हैं, सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, भी सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, सही। अवस्था बदलने से परमाणु में कोई चेंज नहीं आता है। N2 गैस के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। अणु के मोल से द्रव्यमान, अणु के मोल से द्रव्यमान आपको निकालना है। तो 69 के लिए कहिएगा, बहुत आसान है सर, 14 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 14 ग्राम जितना होता है तो 14 दूनी N2 में 14, देखिए देखिए ऐसे समझिए, N का 14 होता है तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। 2 N2 का हो जाएगा कितना? N का होता है 14, तो N2 का 28 हो गया, लेकिन निकालना कितना है? 0.5 का। 0.5 का मतलब 2, 1/2 होता है, कटेगा 14 बार में, फिर से 14 ही आ जाएगा, यानी सीधा आधा मोल का पूछ दिया तो घुमा के वही बात पहुंच गया। दिया गया प्रतीक तत्व के प्रतिनिधित्व करता है, बताइए ये किस तत्व को सूचित करता है? रदरफोर्ड साहब का दिया गया है, बताइए जरा। तो कहिएगा सर हाइड्रोजन का ऐसा सिंबल उन्होंने दिया था। जे चैडविक ने किस उप परमाणुीय कण की खोज की थी? चैडविक ने क्या था, किस चीज को खोजा था? एक ट्रिक होता है, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया, न्यूटन का खोज चैडविक ने किया। ईंट पर नाच,
ईंट पर नाच। फिर से सुन लीजिए, ई अट ईंट, पी आर पर, एन सी नाच। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। अभी क्वेश्चन चैडविक का था, न्यूट्रॉन में टिक मार दीजिए, आंख नाक सब बंद करके। देखिए ट्रिक से निकल गया ना, कभी कभी ट्रिक काम आते रहता है। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होंगे? 13 है तो हम जानते हैं ऐसे ऐसे करके सेल बनेगा। सबसे पहला में हम बताए थे 2 रहता है, उसके 8 रहता है, उसी तरह 8 चलेगा, मतलब 18 तक जाएगा अगला में। तो इसमें 13 है तो 3 सेल होंगे। कितने सेल होंगे? 3 में टिक मारिए, यानी 72 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 का जवाब दीजिए। डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणुक द्रव्यमान भिन्न हो जाती है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न, ध्यान रखिए, द्रव्यमान भिन्न हो रहा है यानी कि उसका परमाणु संख्या समान होगा तो समस्थानिक होगा। क्या होगा? समस्थानिक। 73 का बी हो जाएगा समस्थानिक। द्रव्यमान अलग है यानी कि उसका परमाणु संख्या समान होगा। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ग्रेफाइट पूछ रहा है आपका, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 74 का आप कहिएगा सर पहला हमारी ये 4 होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसको ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है, यानी कि नौसादर इसको बोलते हैं, डायरेक्ट या गैस में बदलता है ठोस से। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर, कछुआ। कछुआ जो होता है ना, एक सेकंड रुक जाइएगा, कछुआ नहीं आएगा जी। उभयचर क्या होता है? जो दोनों जगह पे रह सकता है, पानी और अथी दोनों जगह पे रह सकता है। ये हो जाएगा टोड। ठीक है, टोड आपका आंसर हो जाएगा। और टोड क्या होता है नेट पे सर्च करके एक बार देख लीजिए फोटो। मत्स्य वर्ग यानी पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनकी एक विशेषता नहीं है? नहीं विशेषता मैं काट दे रहा हूँ, ये विशेषता उसकी नहीं है, गर्म खून नहीं होता उसमें। उसकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, जरूरी भी है। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये भी सही है। ये भी याद रखें, मत्स्य में 2 हृदय में कोष्ठ होता है। ये अपने गलफरों के पानी में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए, ये भी सही है। डैश कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तार प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका में लाइसोसोम हो जाएगा, मदद करता है। खुद तो मरेगा ही मरेगा और दूसरे कोशिका को मतलब बचा देता अपने मर के। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत में अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान में वापस रक्त में ले जाता है? वाह रे वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। 79 का कहिएगा सर लसिका का इसका काम है। लसिका एक पतला चिपचिपा सा होता है जो हाथ कभी हल्का सा छिलता है तो ब्लड से पहले निकलता है, ब्लड नहीं निकलता हो, हल्का छिल जाता हो। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रों के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो गलत मैं काट रहा हूँ, ये वाला गलत है। चलिए अब आप सही को पढ़िए। अर्धसूत्र 2 चरणों में होता है, सही है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक, गौर से सुनिए, जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। अगला कहा जाता है जनन ग्रंथि गोनाड में अर्धसूत्रणक युवक के उत्पादन के लिए होता है, सही जवाब। देखिए दोस्त, एक लाइन बोल देना चाहता हूँ, जिंदगी में ना आँख नाक कान तीनों को बंद करके मुंह को भी चुपचाप अपने मेहनत पर मेहनत करते रहिए दोस्त। एक दिन सारे लोग ना सैल्यूट ठोकेंगे, आपका गारंटी देता हूँ। सारे लोग आपको सैल्यूट ठोकेंगे और आपकी सारी बातों को सुनेंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो आज आपको हो सके 4 बात सुना रहा होगा, कल हो के आपको सैल्यूट ठोकेगा। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो 81 का आप क्या जवाब दीजिएगा? कहिएगा पहला पर्णहरित क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? कैरोटीन हमेशा नारंगी रंग देता है। गाजर का यही कारण है कि नारंगी होता है। अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी उत्तक है। इसका अनम्य आघात्री डैश तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। तो 83 का जवाब दीजिएगा कोलेजन। क्या कहिएगा? कोलेजन। नेक्स्ट है डैश की रचना लंबे रेशेदार प्रोटीन्स जैसी तंतु से होता है जो मांसपेशियों के सिकुड़ने या फैलने से दूसरे पर सरकती है। तो 84 का जवाब दीजिएगा क्या? सार्कोमियर्स। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, कोई बात नहीं है, छोड़ेंगे नहीं, सारे चीज़ को पढ़ेंगे। टफ रहेगा उसको साइड कर देंगे थोड़ा सा, हमको तो मार्क्स हर हाल में लाके पास करना है। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस।
कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ाने में मदद करती है? पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ाने में मदद करती है, कौन सा कोशिका है भाई? 86 का जवाब हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्वेश्चन करा, डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं, संवाहक पुल बनाने वाला कौन है? जाइलम और फ्लोएम। सी हो जाएगा आपका 87 का सी। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन क्या है तो आंसर क्या दीजिएगा? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? एक तो नीचे गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाता है, एक प्रकाश के तरफ ऊपर की ओर आता है। तो 89 का क्या कहिएगा? गुरुत्वानुवर्तन। और ऊपर आने वाले को मतलब दोनों गुरुत्वानुवर्तन होता है, लेकिन जैसे सूर्यमुखी प्रकाशानुवर्तन करता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है? श्वसन में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होता है। ठीक है, इसीलिए खाना खाने के थोड़ा देर बाद देखिएगा गर्मी आता है शरीर में। पौधों में डैश अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों में पत्तियां तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन का क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण क्या होता है ना, धीरे धीरे ऊपर पानी निकलते रहता है और नीचे से पानी खींचते रहता है। जीवों की वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी फैमिली और जाति के बीच आता है? कुल और जाति के बीच में आने वाला कौन है? तो 92 का कहिएगा कि ये हो जाएगा वंश। इसको लाइन से याद रहे, पहले जगत आता है किंगडम, याद रखिए जगत, उसके बाद संघ आता है फाइलम, उसके बाद वर्ग आता है क्लास, उसके बाद गुण आता है ऑर्डर, गण मतलब, उसका कुल आता है फैमिली, उसके बाद वंश आता है जीनस, उसके बाद जाति आता है। ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। अगला है मानवों में ब्रिक में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन इगुके के रूप में उत्सर्जन उत्पादन को हटाया जाता है। तो 93 का हो जाएगा नेफ्रॉन द्वारा। नेफ्रॉन ही साफ सफाई करता है, ये खराब हो जाता है डायलिसिस मशीन पर जाना पड़ता है। निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? सोच के देखिए कौन प्रदान करता है। तो 94 का आप कहिएगा कॉर्निया। कॉर्निया ही हेल्प करता है प्रकाश को सही जगह पे आंख में जाने के लिए। किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि हो जाती है? तो 95 का हो जाएगा एड्रेनेलिन। 96 का कहिएगा यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, क्या शामिल हो तो? 96 का कहिएगा लैंगिक प्रजनन में विविधता ज़्यादा आती है और लैंगिक में सेम बच्चे पैदा होते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है? गैर नवीकरणीय, गैर चक्रीय, अजैविक या चक्रीय? तो 97 का आप जवाब दिए चक्रीय है। अगला इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? जल प्रदूषण से नहीं होने वाला इसमें बताना है। तो 98 का कहिएगा सर डी, प्लेग जल प्रदूषण से नहीं होता है, यानी हैजा, मियादी बुखार, अतिसार सब जल प्रदूषण से होता है, प्लेग छोड़ के। प्लेग रोग जो है यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु से होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होना चाहिए? रात के समय कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल होना चाहिए, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इनमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है? तो 100 का जवाब दीजिएगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन का सीरीज होता है, इसमें सेट होता है और जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे जाके अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैंने बता दिया सारी क्वेश्चन को, मुझे लगता है अच्छा खासा नंबर आप जवाब भी दे पा रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे सेट हो गए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ इसके अलावा हमारे चैनल पे एक बहुत अच्छा सेट और भी चल रहा है, जो कि चल रहा है शिक्षण कला का। आपको पता है कि जो अभी तैयारी आपने किया 100 क्वेश्चन का, साइंस से ही आप क्यों ना हो, लेकिन आपको शिक्षण कला तो देना ही पड़ेगा। शिक्षण कला 50 मार्क्स का होता है और शिक्षण कला और अन्य दक्षताएं 20 मार्क का, 30 मार्क का क्वेश्चन रहता है इसमें शिक्षण कला से। दोस्त ये आसान होता है, अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो विश्वास कीजिए आपका स्टेट आसानी से निकल जाएगा। अभी बच्चे स्टेट दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़े हैं, बहुत अच्छे मतलब मार्क्स ला रहे हैं, मतलब अच्छे बना कर आए हैं। तो ये भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टेट का, उस पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं रोहित कुमार विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।